तो जी हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। मेरा नाम है अभिषेक। लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि मैं वैशाली एक्सप्लोर किया था और वैशाली से मैं फिर पहुंचा था मुजफ्फरपुर। हॉस्टल में अपने रूम लिया था और फिर रेस्ट किया था और आज मैंने हॉस्टल से चेकआउट कर दिया है। आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ मुजफ्फरपुर की सारी फेमस प्लेसेज और उसी सीरीज़ में सबसे पहले मैं आपको दिखाने वाला हूँ मुजफ्फरपुर का फेमस लीची गार्डन। दरअसल आप पूरे इंडिया में अगर लीची खा रहे हो तो वो मोस्ट प्रोबेबली मुजफ्फरपुर कहीं बना हुआ होगा। मतलब बना हुआ नहीं, ऑफकोर्स खेती वहाँ होती है, यहाँ पे फार्मिंग होती है बहुत बड़े स्केल पर। तो चलिए सबसे पहले हम तो यहाँ से लेते हैं ऑटो और पहुँचते हैं मुजफ्फरपुर के लीची गार्डन के। तो गाइस अभी जो आप मेरे पीछे नदी देख रहे हैं ये है बूढ़ी गंडक। इससे पहले मैंने आपको गंडक दिखाया था जब मैं वाल्मीकि नगर गया था। वैसे ये दोनों कम्प्लीटली डिफरेंट नदी है। गंडक अलग ऑरिजिनेट होता है और जाके गंगा में मिलती है। ये भी अलग जगह से ऑरिजिनेट होती है, नेपाल में ऑरिजिनेट होती है और बिहार में आकर के गंगा से मिल जाती हैं। खैर चलिए हम लोग चल रहे थे आपको लीची गार्डन दिखाने। मैं पहुंच चुका हूं लीची गार्डन। आप मेरे पीछे लीची देख सकते हो। लीची के पेड़ लगाई लाइन से, मतलब पूरा बागान ही बना हुआ है। अभी बहुत ज़्यादा तैयार नहीं हुआ। चलिए मैं आपको अच्छे से दिखलाता हूँ। दरअसल देश में आप जितनी भी लीचियाँ खाते हो भारत के किसी भी कोने में, तो उसका सबसे ज़्यादा प्रोबेबली चांस है कि वो मुजफ्फरपुर से ही आता होगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही बड़े स्केल पर वहाँ खेती करी जाती है और यहाँ पर सूटेबल क्लाइमेट भी है मतलब उसके लिए। साथ ही साथ यहाँ की जो लीचियाँ हैं उनको यहाँ पर जीआई टैग भी मिला हुआ है। यानी जीआई टैग बेसिकली वो होता है कि एक आप समझ सकते हो कि एक इंडिकेटर है कि कोई भी प्रोडक्ट एक स्पेसिफिक रीजन में ही होता है ताकि उसका क्वालिटी एश्योर्ड रहे। अभी देख सकते हो कि सारे ग्रीन मतलब ही हैं लीचियाँ। दरअसल क्या होता है ना कि आपको पूरे इस गर्मियों के सीजन में देखो तो सिर्फ हफ्ते से 10 दिन के आसपास ही सिर्फ लीची आपको मार्केट में देखने को मिलेंगी। उससे ज़्यादा नहीं देखने को मिलती, क्योंकि इसका एक बहुत ही शॉर्ट पीरियड में होता है। एंड यहाँ की लीचियाँ दो तरीके की होती है बेसिकली। जितना मैंने यहाँ के लोगों से बात किया उन्होंने बताया कि यहाँ पर दो तरीके की लीची होती है। एक तो शाही लीची और दूसरा है चाइनीज़ लीची, जिसमें ये सारी जो लीचियाँ हैं वो शाही लीची हैं। शाही लीची इसमें टेस्टी होता है और उसमें गूदा भी होता है और ज़्यादा होता है और बिया बहुत छोटा होता है। अभी आप देख सकते हो कि सारी ग्रीन सी हैं। चलिए एक दो तोड़ करके देखते हैं कैसा है ये टेस्ट अंदर से। तो ये है लीची, हम लोगों ने छील लिया है और अब इसको टेस्ट करते हैं कैसा है ये। बहुत खट्टा है। एक बैर होता है ना, वो बैर से भी खट्टा है। अभी मेन बात इसका सीजन नहीं हुआ है, अभी पका भी नहीं है। पकेगा तो वो पूरा पिंक हो जाएगा। अभी आप देख सकते हो कि पूरी तरीके से ग्रीन ही है ये लीचियाँ। ये शाही लीची है, आप देख सकते हो। मज़ेदार, मतलब कि अच्छा है। आप एक बार आ करके विजिट कर सकते हो इन सारी फार्म्स को, ताकि आपको देखने को मिलेगा कि जो चीज़ें हम शहर में खाते हैं, खरीदते हैं केजी से या फिर सैकड़ों से, वो कैसा उसका फार्मिंग होता है। अभी तो सारी लीचियाँ तैयार नहीं हुई हैं। कुछ दिनों 10-15 दिनों के बाद लोग कह रहे हैं कि इसका रेडी हो जाएगा। थोड़ा बहुत बारिश होगा तो इसका और जो होता है साइज़ बढ़ता है, तो रेडी हो जाएंगे तो उसके बाद ये पूरी बड़े स्केल पर यहाँ से एक्सपोर्ट होती है पूरे देश में, मतलब दिल्ली और उसके बाहर भी, मतलब उसके आसपास, और साथ ही देश से बाहर भी ये लीचियाँ एक्सपोर्ट होती हैं। यहाँ की बहुत ही खासियत है। खैर चलिए हम लोगों ने लीची गार्डन एक्सप्लोर कर लिया। अब हम लोग चलते हैं मुजफ्फरपुर की बाकी प्लेसेस पर। तो अभी मैं पहुंच चुका हूं मुजफ्फरपुर का वन ऑफ द मोस्ट फेमस बाबा गरीबनाथ जी का मंदिर। मुजफ्फरपुर का ये मंदिर डेडिकेटेड है भोलेनाथ को। तो चलिए अब मैं आपको अंदर चलकर दर्शन करवाता हूं और यहाँ की इंटरेस्टिंग सी स्टोरी भी सुनाता हूं। बाबा गरीबनाथ जी का मंदिर मुजफ्फरपुर का एक प्राचीन और अत्यंत पूजनीय मंदिर है। इसे बिहार का देवघर भी कहा जाता है। मंदिर से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी भी जुड़ी हुई है। कहते हैं आज से लगभग 300 साल पहले ये एक घना जंगल हुआ करता था, जहाँ पर एक पीपल का वृक्ष हुआ करता था। कहा जाता है कि एक बार यहाँ के जमींदार ने इस पेड़ को कटवाने का निर्णय लिया और जैसे ही इस पेड़ को काटने का जो क्रिया है वो प्रारंभ हुआ तो उसमें से रक्त जैसा लाल द्रव्य निकलने लगा और उसी स्थान पर एक विशाल शिवलिंग प्रकट हुआ। इसी घटना के बाद जमींदार के स्वप्न में बाबा गरीबनाथ के दर्शन हुए, जिन्होंने उसे यहाँ मंदिर स्थापित करने का आदेश दिया। कथा में वर्णित पेड़ को हम आज भी एज इट इज मंदिर में देख सकते हैं। गरीबनाथ का अर्थ है गरीबों के स्वामी। यह नाम इस विश्वास से जुड़ा है कि बाबा गरीबनाथ अपने भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, विशेषकर उन लोगों की जो सच्ची श्रद्धा और भक्ति से उनकी शरण में आते हैं।
तो भाई 12 से 1 जो होता है मंदिर वो बंद होता है, इसीलिए लगभग 1 घंटे इंतज़ार करने के बाद अब हमारा दर्शन हो गया है भोलेनाथ का। तो चलिए यहाँ से चलते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर। बाबा गरीबनाथ के दर्शन करके मैं निकला ही था कि तभी मुझे ये बहुत ही खूबसूरत सा मंदिर देखने को मिला। फिर मैं इसी मंदिर में एंटर कर गया। अंदर एंटर किया, देखा कि मंदिर का जो परिसर है उसमें एक पॉन्ड भी है, और देख करके ही मंदिर लग रहा था कि बहुत ही अत्यंत प्राचीन है। वैसे मैंने पंडित जी से पूछा तो उन्होंने कहा कि 400 साल पुराना मंदिर है। साथ ही साथ अभी मंदिर तो वैसे बंद था, शाम को 4 बजे खुलता है। जो मेन गर्भगृह था वो बंद था, बाकी कई सारे मंदिर इसके अंदर और भी हैं जो कि खुले हुए हैं। तो उन सारी जगहों पर हम लोगों ने दर्शन किया। अब 2 घंटे वेट तो मैं नहीं कर सकता क्योंकि मुझे यहाँ से निकलना भी है। वैसे मंदिर के परिसर में मैंने एक बात और देखा कि यहाँ पर बहुत सारे लोग देखा देखी के लिए भी आए हुए थे। लाइक शादी वादी होता है ना लोगों के बीच में, तो हस्बैंड और वाइफ, मतलब वन बी हस्बैंड तो वो लोग यहाँ पर देखा देखी के लिए आए हुए थे। खैर चलिए हम लोग चलते हैं अपने बाकी के डेस्टिनेशंस पर। तो जी हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है रामचंद्र शाही संग्रहालय। ये एक म्यूजियम है, तो चलिए चलते हैं म्यूजियम के अंदर एंड लेट्स सी हमें क्या क्या देखने को मिलता है इस जगह पर। तो जी हम लोग म्यूजियम के अंदर आ गए हैं एंड यहाँ पर आप जैसे ही इंटर करोगे यहाँ पर कुछ सारी ऐसी मूर्तियाँ देखने को मिलेंगी जो कि एक्सकेवेशन में पाई गई होंगी। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो अष्टदिक्पाल 9th सेंचुरी AD की ये मूर्ति है, अष्टदिक्पाल। और यहाँ पर सरस्वती जी की मूर्ति है जो कि 10th सेंचुरी में बनाई गई थी। यहाँ पर आप देख सकते हो पार्वती जी की मूर्ति है जो कि 8th सेंचुरी की है। आप समझ हो सकते हो मतलब कितनी पुरानी है। और यहाँ पर बौद्ध देवी तारा, मनसा देवी, ऋषभनाथ और मन्नत स्तूपा, इतनी सारी आपको एक्सकेवेटेड मूर्तियाँ आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। मेरे पीछे आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है चंवर धारणी यक्षी का, यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का एक मूर्ति बनाया हुआ है। यहाँ पर देखोगे आप तो यहाँ पर कई सारी पिक्चर्स लगाए हुए हैं और उन्हीं के रेप्लिका को यहाँ पर नीचे में बनाया गया है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। आप यहाँ पर से देख सकते हो भूमि स्पर्श मुद्रा में बुद्ध भगवान यहाँ पर बैठे हुए हैं। सिमिलरली यहाँ पर देखोगे तो हंसता हुआ बालक का बनाया गया है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, और POP का एक स्माइलिंग गर्ल का भी यहाँ पर एक मूर्ति बनाया गया है। यहाँ पर पिक्चर्स के माध्यम से आप देख सकते हो आगरा फोर्ट, ताजमहल, अजंता केव्स, एलोरा केव्स और भी डिफरेंट प्लेसेस को यहाँ पर दिखाया गया है। सिमिलरली यहाँ भी आप देख सकते हो कि चर्चेज एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा, पैलेस कॉम्प्लेक्स फतेहपुर सिकरी, अलग अलग चीज़ों को यहाँ पर पिक्चर्स के माध्यम से दिखाया गया, अलग अलग प्लेसेस को। सिमिलरली यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर बीड्स, कुछ यहाँ पर बीड्स ये नेकलेसेस को दिखाया गया है और नीचे में शंख वगैरह डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पर रखे गए हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो एक और यक्षी का यहाँ पर POP का एक मूर्ति बनाया हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है दिस फेमस चौरी बियरर फिगर पॉपुलरली नोन एज दीदारगंज यक्षी। यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर कुछ वेपन्स रखे हुए हैं, लेट मिडाइवल वेपन, यानी कि 17th से 80th सेंचुरी के बीच के ये सारे वेपन्स हैं। एक पिस्टल है, कुछ तलवारें हैं। ये देखो आप, ये है ग्रामोफोन, 20th सेंचुरी AD का बना हुआ है ये। हम लोग तो इसको रियल लाइफ में नहीं देखे हैं, लेकिन हाँ आपको हॉरर मूवी में देखोगे तो दिखाते हैं कि वो ऑटोमेटिकली बजना चालू हो जाता है जब भूत आने वाला होता है तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे कुछ ग्लास लैंप्स रखे हुए हैं। मतलब आजकल के लड़के तो नहीं देखे होंगे, लेकिन हम लोग ने अपने बचपन में इसमें पढ़ाई ज़रूर करी है। मतलब ऐसे नहीं, बेसिक वाले लैंप्स हुआ करते थे, लेकिन हम लोगों ने इसमें पढ़ाई करी है। ऊपर में आप देखोगे तो और यहाँ पर ये हुक्का बेस, हुक्का जो होता है ना फूकने वाला, वो है। नीचे में कुछ सुराही रखे हुए हैं और भी यहाँ पर कुछ मूर्तियाँ बनी हुई हैं जो कि रखी हुई हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो एक मिट्टी के तेल से चलने वाला 20वीं शताब्दी का एक पंखा रखा हुआ है। यहाँ पर आप देखो तो फ्रीडम के टाइम पे कई सारी न्यूज़पेपर की आर्टिकल्स यहाँ पर कट करके रखी हुई है। यहाँ पर आप देखो 80 वर्ष का रणबांकुरा था जगदीशपुर का कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह के बारे में मैं आगे बताऊंगा। मैं जब आरा वगैरह कभी जाऊंगा उनके एरिया में तो उनके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, उनकी स्टोरी भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। यहाँ पर भी एक POP की बुद्ध की एक मूर्ति बनाई गई है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। सिमिलरली और भी यहाँ पर ढेर सारी डिफरेंट पीरियड्स की बनाई गई डिफरेंट मूर्तियाँ, जैसे कि उमा महेश्वर, विष्णु, सूर्य, बौद्ध देवी तारा, अवलोकितेश्वर, ऋषभनाथ, सहस्र बुद्ध, कई सारी यहाँ पर मूर्तियाँ बनाई हुई जिन्हें आप देख सकते हो। अब जो आप यहाँ पर देख रहे हो ये चेस बोर्ड है, हाँ, लेकिन इसमें एक स्पेशल बात ये है कि ये जो इसकी जो गोटियाँ जो बनी हुई हैं वो आइवरी की बनी हुई हैं, यानी कि हाथी के दांतों की बनी हुई हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो लिखा हुआ है स्वतंत्र भारत के सिक्के। इसमें से कुछ तो मैंने देख रखे हैं एंड कई सारे मैंने इसमें देखे भी नहीं हैं, पहली बार ये देख रहा हूँ।
सिमिलरली इधर पे लिखा हुआ है ब्रिटिश भारत एवं पाकिस्तान के सिक्के। इस साइड में आपका देख सकते हो कि यहाँ पर कुछ ब्रिटिशर टाइम के कॉइन्स रखे हुए हैं एंड यहाँ पर आप देखो पाकिस्तान के कॉइन्स रखे हुए हैं। यहाँ पर आपको पुराने समय की कई सारी डिफरेंट कंट्रीज़ की आपको नोट्स देखने को मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पर इटली का मैं देख पा रहा हूँ, यहाँ पर आप ब्रिटेन का देख पा रहा हूँ, आर्म फोर्सेस का देख पा रहा हूँ। सिमिलरली यहाँ पर एक पाकिस्तान का भी करेंसी देख पा रहा हूँ जिंदा बना हुआ है, और सऊदी अरेबियन करेंसी है, रियाल है, और भी कई सारी यहाँ पर करेंसीज यहाँ पर डिस्प्लेड हैं। यहाँ पर भी आप देखोगे तो यहाँ पर कई सारी जो डाक टिकट है, पोस्टेज स्टैम्प्स है यहाँ पर डिस्प्लेड है। जैसे कि विद्यापति जी के नाम पर डेडिकेटेड है, मैं देख पा रहा हूँ। सिमिलरली नेहरू के नाम पर है, वो डेट देख पा रहा हूँ। रामानुजन के नाम पर है, वो देख पा रहा हूँ। कई सारी ओकेजन्स पर जो स्टैम्प्स रिलीज़ होती हैं वो यहाँ पर डिस्प्लेड हैं। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे यहाँ देखने को मिला, ये रस्सी से बनाई गई है पूरी मूर्ति, और ये मूर्ति सरस्वती माता की है क्योंकि उन्होंने हाथ पे वीणा धारण कर रखा है एंड पूरा जो जूट की जो रस्सी होती है ना, उससे ही बनाई गई है। बहुत ही प्यारा काम है। यहाँ पर और भी कई सारी आर्कोलॉजिकल साइट्स हैं या फिर कोई मंदिर है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो मुंडेश्वरी मंदिर कैमूर, बौद्ध स्तूप केसरिया पूर्वी चंपारण, और इधर आप देखोगे तो बौद्ध स्तूप नंदनगढ़ पश्चिमी चंपारण, लोमस ऋषि गुफा बराबर पहाड़ी, ये मैंने आपको दिखाया ही है। तो यहाँ पर कई सारी और भी आर्कियोलॉजिकल साइट्स के यहाँ पर पिक्चर्स लगे हुए हैं। बाकी म्यूजियम देखने के बाद अब हम लोग आ गए हैं अमर शहीद जुब्बा सहनी पार्क, जो कि आप मेरे पीछे देख सकते हो। 10 रुपीज़ का एंट्री टिकट है इस जगह पर, हम लोगों ने टिकट ले लिया है। चलिए अब चलते हैं पार्क के अंदर। तो जी मैं एंटर कर चुका हूँ शहीद जुब्बा सहनी पार्क एंड आप सेंटर में देखोगे तो यहाँ पर एक फाउंटेन बना हुआ है। ऑल्दो अभी ऑपरेशनल नहीं है बट अच्छा है देखने में, और बाकी बहुत ही हरियाली यहाँ पे मेंटेन्ड है। हाँ, मैं पेड़ों वाली हरियाली की बात कर रहा हूँ। और यहाँ पर कई सारे झूले लगे हुए हैं जहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं। बहुत सारी फैमिली अपने पूरे बच्चों के साथ आए हुए हैं यहाँ पर एंड शाम का टाइम है, मस्ती कर रहे हैं, अच्छा है। और यहाँ पर कई सारे लोग यहाँ पर फोटोग्राफी भी करवा रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत कुछ व्यू पॉइंट बनाए हुए हैं, बैठने का अच्छा जगह बनाया हुआ है, लोग इन्जॉय कर रहे हैं। चलिए हम भी थोड़ा बच्चा बन ही जाते हैं। हाँ चलो, दन 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 दन। 13 मिनट काम ये है ना, लटक गया भैया लटक गया, भैया अटक गया, अटक गया। इन सारे झूलों पे झूलने का बहुत मेरा भी मन करता है। इनफैक्ट मैं तो झूल भी रहा था, लेकिन यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड ने बोल दिया सर ये आपके लिए नहीं है। गजब बेइज्जती है यार। तो जो पार्क का फाउंटेन स्टार्ट हो गया है और उसमें लाइट भी लगा हुआ है, मे भी रात में और भी खूबसूरत लगता हो। खैर चलिए हम लोगों ने पार्क को एक्सप्लोर कर लिया, अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर। तो जी पार्क एक्सप्लोर करने के बाद अब हम लोग आ गए द ग्रैंड मॉल। मुजफ्फरपुर में इसके अलावा एक और मॉल भी है PNA मॉल, लेकिन ये इसका नया और सबसे बड़ा मॉल है मुजफ्फरपुर का। तो चलिए चलते हैं मॉल के अंदर। तो लोग मॉल में एंटर कर चुके हैं। मॉल में एंटर करते ही सबसे पहले हमें स्मार्ट बाजार देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देखोगे तो लुई फिलिप और मान्यवर का भी यहाँ पर शोरूम है। चलिए सबसे पहले चलते हैं स्मार्ट बाजार। अच्छा, मॉल में घूमते घूमते मुझे यार स्टॉक इनने काफ़ी अच्छा रख रखा है। एटलीस्ट मेरे होम टाउन गया वाले से तो काफ़ी ज़्यादा। हेल्थ कॉन्शियस वाले लोग के लिए सोया मिल्क, डबल टोन मिल्क, और मिल्क तो छोड़ो यार, बाकी अलावा जितने भी ऑनलाइन चीज़ें हम देखते हैं, परफ्यूम सेट देखते हैं, और भी कई सारी चीज़ें जो हम लोग ऑनलाइन देखते हैं और ढूंढते ढूंढते मर जाते हैं हमारे टाउन छोटे छोटे शहरों में, वो सब यहाँ स्मार्ट बाजार में आपको देखने को मिलेगा। खैर हम लोग फर्स्ट फ्लोर पर पहुँच गए हैं। फर्स्ट फ्लोर पर आप देखोगे तो और भी कई सारे कपड़ों के शोरूम है, जैसे रैंगलर, स्पाइकर, मुफ्ती वगैरह सब कुछ आपको यहाँ देखने को मिलेगा। अब चलिए हम लोग चलते हैं सेकंड फ्लोर पर। सेकंड फ्लोर पर जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर भी कई सारे आउटलेट्स हैं, जैसे कि लेवाइस है, ऑरेलिया है, रंगरीति है, लेकिन यहाँ पर काफ़ी सारे स्टोर्स ऐसे देखने को मिल रहे हैं जो कि बंद है। इधर उनमें स्टॉक ही नहीं है या फिर वो टोटली शट डाउन है। अब पता नहीं, मे भी डिमांड नहीं होगा इस वजह से। खैर चलिए चलते हैं हम लोग थर्ड फ्लोर पर।
थर्ड फ्लोर पर जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर एक HSBC का ATM है, एक स्पा और सैलॉन है, और साथ ही में वीवो और IQ का सर्विस सेंटर है, और एक और फाइन डाइन रेस्टोरेंट है। हालांकि मुझे ये सारे बंद ही दिख रहे हैं, तो मैं आपको अंदर से क्या दिखलाऊँ, सारे मुझे बंद ही दिख रहे हैं। तो अब हम लोग आ गए हैं फोर्थ फ्लोर पर, एंड इस पर एक साइड में लिखा हुआ है द ग्रैंड बिलियन स्पाइस फूड कोर्ट, और एक साइड में लिखा हुआ है गेमिंग जोन। लेकिन ना ही यहाँ पर कोई आदमी है और ना ही कोई आदमी की जात मतलब मुझे सबसे ज़्यादा कामगार मुझे एक ही चीज़ लगा इस मॉल में, और वो है स्मार्ट बाज़ार। चलिए स्मार्ट बाज़ार में फिर से चलते हैं और कुछ खाने पीने का सामान लेते हैं, कुछ ठंडा खाने पीने का सामान लेते हैं, क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। तो गाइस हो चुका है बेइज्जती। गया था एक लस्सी लेने और मिफ्ती दही लेने, वो कह रहे हैं 50 के नीचे बिलिंग नहीं होता है सर तो बेइज्जती हो गया। खैर चलो निकल गए हम लोग अपने मॉल से, और अब हम लोग जाएंगे दरभंगा के लिए। देखते हैं बस होता है या फिर ट्रेन होता है, कौन सा अच्छा ऑप्शन हमें लगता है। बात करके देखते हैं यहाँ के लोगों से कितना टाइम लेता है। तो जी मैं प्लान कर रहा था ट्रेन से दरभंगा जाने का, लेकिन एक रिलेटिव है वहाँ पर मेरे, उनसे ही मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि बस से आ जाओ, वो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन होगा, जल्दी पहुँचा देंगे। इसीलिए मैं आ चुका इमली चट्टी बस स्टैंड। ये गवर्नमेंट बस स्टैंड है, तो जो पीछे बस लगा हुआ है ना वही जाएगी दरभंगा। खुलने में 15 मिनट का टाइम बाकी है। तो चलिए हम लोग बैठते हैं बस में। अभी फेयर वो लोग बता नहीं रहे, क्योंकि यहाँ का सिस्टम कुछ ऐसा है कि पहले आप बस में बैठ जाओ और वो बाद में सीट पर आकर खुद टिकट काट देते हैं। तो चलिए बस में बैठते हैं, उतरते समय आपको यहाँ का फेयर बता देंगे। मुजफ्फरपुर से दरभंगा पहुंचने में हमें 2 घंटे और 90 रुपए लगे, और फिर मैं पहुंच गया दरभंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को दरभंगा शहर दिखलाऊंगा, और इस वीडियो को मैं करता हूं यहीं पर एंड। उम्मीद करता हूं आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब आप कर देना। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।